हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीडीएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने आने वाले फिजिक्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल जो है वो मैंने आप लोगों को साथ एक लाइव सेशन शेयर किया था जिसमें हमने डिसाइड करा था कि हम जो है वो पी वाई क्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसी को लेकर आज जो है वो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और इसी क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो जिसमें आपको कल बताया था कि जो हमारे पास एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए आएगी, है ना। तो सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। तो आपको ये इसमें पूछा जा रहा है कि कोई एक बॉडी है उसको हम कैसे नेगेटिवली चार्ज जो है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज हो सकती है ना। तो देखो, पहली बात याद रखना, अगर कोई भी बॉडी है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, ठीक है, किसी कोई भी बॉडी है हमारे पास, अगर उस बॉडी में से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें, तो बॉडी कैसी बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर उस बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो बॉडी कैसी बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो इसका मतलब अगर हमें कभी भी किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, तो बिल्कुल ये इसका सही आंसर आ गया। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, तो ये कब आता, जब हमें इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना था, है ना। गिविंग सम प्रोटॉन्स, तो ये भी नहीं आएगा। रिमूविंग न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जीरो पोटेंशियल हो, नेगेटिव पोटेंशियल हो, या पॉजिटिव पोटेंशियल हो। देखो, अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ना, अगर हम उसके पास एक बॉडी ले आए जिसका सेम पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उसका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण वो किसके बराबर होता, के क्यू अपान आर के, है ना। और अगर हमें किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, सम v1 बाय v2। अगर v1 और v2 जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल जीरो बन सकता है। सेम तरह से अगर b2 जो है वो ज्यादा, ये नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल पे भी हो सकती है और पॉजिटिव तो सिचुएशन होती ही होती है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है, अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऑल ऑफ दीज। हाँ, बट अगर सिंपल एक बॉडी की बात हो, ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो आपको ये तो पता ही है भाई, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आई अपान ए। तो देख लीजिए, आई अपान ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही था, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। तो नीचे जो हमें ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात कि भैया इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। निकल जो है वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब याद रखना, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। फेरो जो है वो, आप इसको ऐसे याद रखने के लिए बोल सकते हो फियर। तो फियर का मतलब होता है कि डरना, है ना, किसी चीज से। जो डरेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। पैरा मतलब पास, तो मतलब जो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है ना। और देखो, डाया मतलब डिसलाइक, तो वो क्या करेगा, वीकली रिपेल करेगा। बाकी अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में एग्जांपल याद रखना, आइकॉन, तो आई मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में एपीओ, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन हो गया, है ना। इसी तरह से डायमैग्नेटिक में गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो बाकी इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब हर सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो एक ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज। तो हाई वोल्टेज डीसी, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज एसी, तो बिल्कुल ये सही है इसका। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, नहीं। ये आप मुझे बताएंगे कि उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सेम तरह से उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो डिवाइड करता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ठीक है, देखो इसके लिए मैं आपको ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनका टेबल दिखा रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज आती हैं। अब ऐसा है कि बच्चों को ये सीक्वेंस याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, कई बार लर्न कर भी लेते हैं और फिर उनको भूल जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक क्या है, आपको एक लाइन याद करनी है, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे ग्लासेस। ठीक है, देखो आर जो है वो रिच है ना, तो आर का मतलब क्या हो गया, रेडियो। ठीक है, मैन माइक्रो, इन इंफ्रारेड। आप वी देखोगे तो ये लाइट जो होती है उसको बोलते हैं विजिबल लाइट, है ना। तो इसलिए विलेज का मतलब क्या हो गया हमारे पास, विजिबल लाइट होगी। उसके बाद यूजिस का मतलब हो गया, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज, एक्स एक्स रेज, और ग्लासेस में जी मतलब गामा रेज, है ना। अब इसमें याद रखना कि जो रेडियो वेव्स है इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वेवलेंथ क्या होनी शुरू हो जाती है, कम। और याद रखना फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, इधर तक आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी आप सबको। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़े तो इसमें मैंने ये भी लिख रखा है, इसको रीड कर लेना कि ये जो वेव्स है कैसे प्रोड्यूस होती है और इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये इसमें से कई बार 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें कॉस्मिक नहीं होता, गामा रेस तो होती है, बीटा भी नहीं होता, तो इसमें ये ए और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ए प्लेन वेव फ्रंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्लेन वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ए पार्ट आएगा पॉइंट सोर्स, बी पार्ट आएगा लाइन सोर्स, सी पार्ट आएगा एक्सटेंडेड सोर्स, और नन ऑफ दीज। तो देखो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल बनता है ना, आपने पढ़ा था ऐसे, ही पॉइंट सोर्स है, इसके लिए वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल। लाइन सोर्स की अगर बात करें तो उसके लिए कैसा बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता था, है ना। और एक्सटेंडेड सोर्स से जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेवफ्रंट बनता है। तो इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो नन ऑफ दिस रहेगा। प्लेन वेवफ्रंट क्या होता है, ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट ही। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है वो बड़ी दूर जाके हम इमेजिन कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं, तो इस स्फीयर का जो छोटा सा पार्ट होगा, है ना, ये वाला, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्या है, प्लेन वेवफ्रंट। क्लियर होगी बात, आई होप कि कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक और वीडियो में उसके बारे में आपको चीज बता दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। ठीक है, किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। और इसी में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऐसा यूनिट एनर्जी का जूल ही होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एज गिवन बाय। तो देखो इसमें जो ये लिखा है पी, जो नीचे है ये आ गया हमारे पास 15, और जो ऊपर है ये आ गया 30। 15 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जो 15 है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जो ऊपर लिख रखा है इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, मास नंबर, है ना। अब देखो मास नंबर इधर क्या है 30, और मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब देखो आगे ये क्या बन गया, एस आई ऊपर 30 रहा, तो इसका मतलब क्या, एक्स जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और इसको हम जो निकलता है इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा डी पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन बोलेंगे। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में किस तरह का बॉन्ड होता है, तो ये कैसा बॉन्ड होता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। ठीक है, तब तक तो ये एमसीक्यूज थे। आई होप ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे, सबको क्लियर होंगे।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आती है सेक्शन बी। आपको तो पता ही है भाई, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आएंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है मेरी बात। तो नीचे जैसे ये मेरे पास एक चार्ज था, ठीक है, तो इसके इससे मैं अगर इसके अराउंड स्फेरिकल सरफेसेस जैसे इमेजिन कर लूं, तो ये जो सरफेसेस होंगे ये क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आपको तो पता ही है भाई, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो है वो कोई भी बॉडी अपोज करता है किसी भी तरह के चेंज इन मोशन को, है ना। तो हम इसमें बोल सकते हैं, अगर हमें इसको बताना है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो इनर्शिया की तरह काम करता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज इट अपोजेज एनी चेंज इन करंट इन अ सर्किट जस्ट लाइक इनर्शिया इन मैकेनिक्स अपोजेज एनी चेंज इन मोशन। तो याद रखना, मैकेनिक्स के अंदर जो इनर्शिया उसको मेजर मास करता है, और इलेक्ट्रिक इनर्शिया को मेजर इंडक्टेंस करता है। कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बट इज मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो याद रखना, देखो जैसे हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में करंट फ्लो करती है, तो बीच के रीजन में तो कोई मटेरियल नहीं है, तो जो इधर करंट फ्लो करा वो किसके कारण फ्लो करा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जो करंट एसोसिएट होती है विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उस करंट को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कोई डेफिनेशन पूछे या पूछे क्या होता है तो आप लिख सकते हो, द करंट एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे पूछा था, इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर आएगा यस, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसको मैथमेटिकली आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं। डी फाइव बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा है एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, तो वो बोलता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप डीएल या एल बोल सकते हैं। तो वो किसके बराबर होता था, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, है ना। तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास जो आई है, अब आई दो तरह का करंट होगा, एक कंडक्शन करंट, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इधर से मैक्सवेल ने जो है वो एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया है, और ये जो नया डेफिनेशन है ये आपका मॉडिफाइड एम्पियर लॉ का डेफिनेशन है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में कि बताओ मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो स्नेल्स लॉ पे है। तो इसमें ये पूछा गया, व्हेन डज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, ये तो आई होप सबको पता ही है कि जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो देखो पहली सिचुएशन कब ये फेल हो जाता है, जब कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब एक और चीज इसमें याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, उसके लिए दो कंडीशंस है। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास ये एक इंटरफेस है, नीचे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम बोल देते हैं n1 है, ऊपर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, और जो लाइट है वो एंटर कर रही है n1 से n2 के ऊपर, कि n1 से n2 में, है ना। और n1 जो है वो ग्रेटर देन है n2 से, तो लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम। ठीक है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब बात आती है क्रिटिकल एंगल क्या है, तो देखो ध्यान से, जैसे हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पास इंसिडेंट रे इधर फॉल करी, ठीक है, इसकी इसी के ऊपर हम जो है वो इधर क्या बना देते हैं, ये नॉर्मल रे बना देते हैं। ठीक है, तो ये एंगल आई हो गया। अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे हो जाए, ऐसे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, है ना, आर 90 डिग्री। तो वो मिनिमम आई जिसके लिए आर 90 डिग्री है, तो उस मिनिमम आई को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात इधर तक। ठीक है, तो पहली सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा आपने पढ़ रखा है कि अगर कभी भी इस इंटरफेस के ऊपर लाइट नॉर्मली फॉल करेगी, है ना, परपेंडिकुलरली फॉल करेगी इस तरह से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जीरो रिफ्रैक्शन केस हो जाएगा, है ना। तो ये बिना बेंडिंग के क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं जब स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्चुअली मैंने इसके ऊपर जो है वो एक लाइव सेशन यूट्यूब पे लिया था, बट नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है वो अपलोड ही नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इसलिए दोबारा अब रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे लिख रखा है, पहले सॉल्व करवा रखी है चीज़ें। तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, फॉर ग्लास ईयर इंटरफेस। देखो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ऐसे। ऊपर का मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एन, और ईयर ऊपर ईयर है तो मैं इसको लिखता हूँ एन, है ना। नीचे के हम लिख देते हैं इस तरह से, और नीचे का जो आपका मीडियम है या रीजन है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं ग्लास। ठीक है, अब इसके लिए क्रिटिकल एंगल सी है। अभी मैंने समझा दिया क्रिटिकल एंगल होता क्या है ना। तो इसके लिए नीचे वाले मीडियम के लिए ऐसे ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सी है। अगर ये वाला एंगल सी है तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसे पास करेगी, और ये वाला आर होगा, है ना। क्लियर होगी बात। अब बोल रहा है बिल्ड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस बी ग्रेटर और लेस देन सी, एक्सप्लेन। तो आपको बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये इंटरफेस है, नीचे ग्लास ही रहे, ऊपर ईयर की जगह वाटर आ जाए, तो बताओ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, है ना। देखो हम पहले वाली सिचुएशन में ये जो है ये होगी इंस्टेंट रे, ये वाला एंगल हो गया भैया सी, है ना, और ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री आर। तो हम इधर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो बोलेगा साइन सी अपान क्या आएगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या आता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, है ना। अब अगर हम देखें, देखो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या आता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो देखो लाइट कहाँ से जा रही है, ग्लास से, किस में जा रही है, ईयर में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर किसका आ जाएगा, आप बोलोगे ईयर का, डिवाइडेड बाय किसका आ जाएगा, आप बोलोगे ग्लास का। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इधर से साइन सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन ए बाय एन जी बन जाएगी। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब सेम तरह से हम साइन सी निकालेंगे इस इंटरफेस के लिए। ये था हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस किसका, ईयर और ग्लास का। अब हम किसका निकालेंगे, वाटर और ग्लास का। तो सेम चीज इधर भी एप्लीकेबल हो जाएगी, इधर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइट ऐसे जाएगी, है ना, ये नॉर्मल हो गया, और ये इधर से ऐसे बेंड हो जाएगी। तो इधर भी हम लिख सकते हैं साइन सी बाय साइन 90। अब देखो लाइट किस में गई है, तो आप बोलोगे वाटर में, तो ये इस तरह से लिख देंगे, और ये इस तरह से ये भी बन जाएगा साइन सी। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ईयर और वाटर, इन दोनों में किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे वाटर की। तो साइन सी भी किसके लिए ज्यादा होगा, वाटर के लिए। तो हम इधर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और एक्सप्लेनेशन तो दे ही दी भाई, आप इसी को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो सॉल्व किया था मैंने जैसे कि आपको बताया। फिगर दोबारा ही बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या किया था। देखो इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। तो हम देखो एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बना देते हैं। ये हमारे पास इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, और इस इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का मतलब कि ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। सेम तरह से ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, है ना। अब क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है इस तरह से, ये इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट आई और ये इधर इंसिडेंट करेगी, है ना। इस सरफेस के ऊपर मैं जो है वो ब्लू कलर में ये बना दिया मैंने नॉर्मल। क्लियर होगी बात, है ना। आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे आई। ठीक है, अब देखो लाइट जा रही है रियल से डेंस से, तो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्वेश्चन में बता रखा है मूव पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म इनसाइड इट। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये पैरेलल होगी प्रिज्म की बेस लाइन से। तो ये होगी हमारे पास कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर होगी बात। अब बेटा आपको ये चीज पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना। क्लियर होगी बात, जो ब्लैक में मैंने एंगल दिखाया। अगली बात, अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि जो मैं रेड में एंगल दिखा रहा हूँ ये वाला एंगल ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे 60 है तो ये ऊपर भी क्या होगा 60 डिग्री, है ना। अब अगर हम जो मैं इधर ब्लू में एंगल दिखा रहा हूँ ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल आपको पूछूं कितना होगा, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 90 में से 60 माइनस कर दो, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 30 डिग्री बन जाएगी। क्लियर है? बस अब हमारे जो है वो निकल जाएगा, हमें एंगल आई निकालना था। तो एंगल आई निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं भाई, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। अब हम ये मान के चलते, जब बाहर का नहीं दे रखा है तो बाहर का मीडियम ईयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही है, तो √/n 1 करोगे तो सेम ही रहेगी बात, तो हम इसको लिख देंगे √3 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो आपको तो पता ही है भाई, साइन आई। तो ये तो हमें निकालना था साइन आई, तो साइन आई वैसे आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर अपान में आएगा साइन आर, है ना। देखो ये जो √3 है, ये √3 इधर आ गया। क्लियर होगी बात बच्चे। तो √3 इक्वल टू आएगा, है ना, √3 इक्वल टू आएगा। और √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास साइन आई इस तरह से आ गया। अब साइन आर की वैल्यू होगी साइन 30, है ना, तो नीचे आ जाएगा साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा ठीक है ऐसे कर रहा हूँ। चलिए, तो देखो ध्यान से, इधर से अगर मुझे साइन आई निकालना है तो ये जाएगा साइन आई इक्वल टू, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू, तो देखो इधर हम इसको लिख देंगे √3, ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब विच इज इक्वल टू √3 वैसे ही रहेगा, साइन 30 होता है 1/2, तो ये जाएगा इस तरह से, क्या आएगा साइन आई। और देखो विच इज इक्वल टू √3/2 कितना होता है, आप बोलोगे साइन 60 डिग्री, रह जाएगा साइन आई, साइन और साइन कैंसिल, तो आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 60 डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करना था, तो हमारा आंसर आ चुका है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फेल टू ऑब्जर्व द डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए वाइड स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो देखो डाइफ्रैक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी होती है ना, और वो सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास स्लिट की विड्थ होती है, ठीक है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन कंपैरेटिबल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है, तो हमारे पास डाइफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये जो होता है वो होता है आपकी स्लिट की विड्थ, अगर ये मच ग्रेटर है किससे, लैम्डा से, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो हमें ये नहीं देखने को मिलता डाइफ्रैक्शन। तो हम इसमें यही लिख देंगे आंसर में कि डाइफ्रैक्शन इज नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम ए वाइड स्लिट बिकॉज द कंडीशन फॉर सिग्निफिकेंट डाइफ्रैक्शन विल रिक्वायर द स्लिट विड्थ टू बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट मीट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आर न्यूक्लियर फोर्सेस स्टेट देयर 3 प्रॉपर्टीज। तो भाई न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो क्या होती है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती हैं। ठीक है, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो डेफिनेशन सिंपल आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर विद इन द टीडी एटॉमिक न्यूक्लियस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो पहली बात की, ये जो फोर्सेस होती हैं काफी स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं, तो इसको हम स्ट्रांगेस्ट जो फंडामेंटल फोर्सेस है उनमें हम इसको स्ट्रांगेस्ट फोर्स बोलते हैं। दूसरी, आपको पता है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁻15 के आसपास होता है ना मीटर में। तो ये जो फोर्स होती है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और दूसरा, जितनी फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, आपको आई होप आता भी होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला था राइट टू इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। तो देखो ये जो था आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट लिखनी थी 2 नंबर में, बट अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 नंबर कई बार 3 नंबर में इसमें से पक्का एक क्वेश्चन बनता है बाइंडिंग एनर्जी पे, तो इसलिए मैं इस पूरे टॉपिक को आपको समझा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आती है बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो हमें चाहिए किसी भी न्यूक्लियस को स्प्लिट करने में उसके कांस्टेंट न्यूक्लियॉन्स में, है ना। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। कोई भी अगर न्यूक्लियस है उसको स्प्लिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट बात आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होती है।
तो अगर हम रेशो ले ले बाइंडिंग एनर्जी का किसके साथ, मास नंबर के साथ, ठीक है, अगर हम क्या कर ले, रेशो ले ले बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ, वो क्या बन जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस बन जाएगी। क्लियर होगी बात। अब बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियन कर्व क्या होता है या बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, देखो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी इधर एक देखेंगे, ठीक है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में, तो वो जो उधर ग्राफ कर्व बनेगी उसी कर्व को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलेंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मास नंबर ले रखा है और बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा रखी है। तो ये जो कर्व बन रही है, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, तो पहली बात, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, फॉर ए न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर इन बिटवीन। देखो इधर से अगर आप देखें तो ये 50 है, तो इधर होगा 30 के आसपास है जो ब्लैक में। तो ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या रहेगी, इसके लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिनिमम होगी जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियन है ना, जिनका मास नंबर 30 से कम है, या लास्ट में आप देखो तो नीचे की तरफ बैंड कर रही है, तो जो ये जो कर्व, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम रहेगी, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। तो ये दो सिग्निफिकेंस हो गई। बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन बाय द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शो दैट द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो आई होप कि ये सिग्निफिकेंस आप पढ़ लोगे, इनमें से इस क्वेश्चन में तो आपको कोई भी दो लिखने थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेक्शन बी खत्म हो गई, ठीक है, सेक्शन सी आ गया। तो सेक्शन सी के अंदर आपको पता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें बोला गया है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो ईएमएफ होता है द टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, मतलब जैसे हमारे पास कोई भी सेल है, जब उस सेल को हमने एक्सटर्नल सर्किट में नहीं लगा रखा, तो उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि वो वोल्टेज जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस या वो अपोजिशन करंट के फ्लो में जो सेल खुद प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक सेल है, हम मान के चलते हैं सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। इस सेल को हमने एक एक्सटर्नल सर्किट के अंदर अटैच कर रखा है, और जिस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमने इसको अटैच कर रखा है, उस एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ना। क्लियर हो रही है तब तक बात। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। ध्यान से समझ आ रही बात। मैं इसको पूरा इधर से डिराइव करके आपको दिखाता हूँ कि फिजिक्स में लिखा हुआ एक्सप्लेन करना पीपीटी में मजा नहीं आता, है ना। तो देखो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो करंट होगा वो क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब इधर से देखो ई किसके बराबर बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर, यही बन जाएगा ई इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, है ना। तो इधर से हम लिख सकते हैं ई ईएमएफ है, आई आर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट का, और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और इधर आई भी तो आएगा साथ में ना। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बन गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए 10 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 5 मिनट्स, ठीक है। द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर, इट कंटेन्स 5 into 10 raised to power 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इस पूरे टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बार जो है वो क्वेश्चन आता है। किसके ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी। तो सारी बातें एक ही लेक्चर में हम कवर करने की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखो जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, जैसे इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करना शुरू कर जाएंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाएंगे। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ,
उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी सी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगा इसका, इट इज डिफाइंड एज द average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the electron under the influence of an external electric field। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो हम मान के चलते हैं कि इस कंडक्टर में हमने जो है वो ई एक्सटर्नल फील्ड लगाया, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर। तो इधर चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई। तो इधर से हम फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं ई, ठीक है, और इसके साथ में क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई का मतलब है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब देखो आगे अगर हम बढ़े, हम अगर ये मान के चलें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है, और जो एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस हुआ है ना, तो वो कितना होगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर होती है, तो आप बोलोगे सर एम ए के बराबर होती है, विच इज इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर बन जाएगा, एफ अपॉन एम के। तो एफ अभी हमने कैलकुलेट किया था, ई था अपॉन एम, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गई। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा। ठीक है, तो उनमें जो आपस में कोलिजन होगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और उसका अगर हम एवरेज ले लें तो बन जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं मान लूं कि टाउ जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, तो मतलब वो एवरेज टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेंड बिटवीन टू कोलिजन्स, तो उस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो थी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि इधर हमने लिख रखा है। अब देखो हमारे पास जो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इधर से बन जाएगी ए इंटू टाउ। ए हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ए की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारे पास जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, तो ये आप इस तरह से कर लोगे। ठीक है, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, तो देखो इसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, इसी कंडक्टिंग वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, इधर से एक एक्सटर्नल सेल के साथ जब अटैच किया, तो इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट हो गया, है ना। अब हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो है वो एन एन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, जो मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी के साथ। क्लियर होगी बात। अब हम मान के चलते हैं कि अगर टाइम इंटरवल टी में, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आपको पता है कि भाई स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम टी की बात करें तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो बी डी इंटू टी जो है वो डिस्टेंस कवर करेंगे। और डिस्टेंस कितना होगा, जितनी कंडक्टर की लेंथ है, तो इसका मतलब कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी, बी डी इंटू टी होगी। कोई डाउट, कोई डाउट, आई होप कि क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं कि जिस जितने पोर्शन में, ठीक है, जितना पोर्शन की लेंथ उसने कवर करी है, जितना एल है, अगर हम पूरे कंडक्टर की बात करेंगे तो एल, और जितना डिस्टेंस कवर किया है तो उसको हम क्या बोल देंगे, बी डी इंटू टी बोल देंगे। तो उतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया। तो देखो लेंथ कितना हो गया, वी डी इंटू टी, और ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब हमने पढ़ा कि यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन में कितने होंगे, एन ए वी डी टी होंगे, है ना। अब ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्रॉस कर रहे हैं एरिया ए को कितने टाइम में, टी टाइम में। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितना चार्ज टी टाइम में फ्लो कर रहा है। तो चार्ज क्या होगा, देखो मूव कौन कर रहा है, अब अगर हम इधर देखें तो मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, उसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा एन। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई, ए बी डी इंटू टी, हमने कुछ नहीं किया, इसी को ई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। अब सिंपल है भैया, करंट का डेफिनेशन होता है चार्ज अपॉन टाइम,
तो चार्ज हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, टी और टी कैंसिल, तो आई बन जाएगा एन ई ए बी डी। तो इधर बी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आई करंट है, तो ये रिक्वायर्ड रिलेशनशिप हो गया किसके किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो इधर से अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं आई अपान एन ई ए। कोई डाउट, कोई परेशानी? आई होप नहीं होगी। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, है ना। तो देखो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहले आपको क्या बोला गया था, क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। करंट का फार्मूला आपको पता ही है, चार्ज अपान टाइम। तो देखो चार्ज ये दे रखा है 10 कूलम, तो हमने लिख दिया 10 कूलम। टाइम हमें मिनट्स में दे रखा है, तो एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट होता है सेकंड। 5 मिनट में कितने सेकंड, 300 सेकंड। तो 3 के साथ हमने इसको डिवाइड किया, जैसे करंट निकाल दिया। अभी अभी हमें नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बी डी किसके बराबर, आई अपान एन ई ए के बराबर। इस क्वेश्चन में एन भी दे रखा था, ई भी आपको पता है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और ए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस दे रखा है वायर का। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके इस फार्मूले में डालो, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवा रहा ताकि वीडियो तो आपका टाइम बचे, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एमीटर। तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि भाई एमीटर क्या होता है, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो किस तरह से एक गैल्वेनोमीटर को जो है वो हम एमीटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। अब बात आती है कि कैसे हम जो है वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो एक शंट मतलब एक बड़ा लो रेजिस्टेंस डिवाइस उसके पैरेलल में लगा देंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कई बार आपको बोलते हैं कि बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा एक एमीटर का। तो देखो हम इसमें दोनों जो है रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी करके ही दिखाता हूँ कि जैसे आपको बताया कि पीपीटी से फिजिक्स तो नहीं पढ़ाई जाती, ये इसलिए लिखा था क्योंकि आपको बता दिया कि एक बार इसको मैं लाइव ले चुका हूँ। चलिए देखो, 1/r इफेक्टिव की बात करें तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास आर एस, ठीक है, प्लस आर जी इंटू में आर जी आर एस। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो आर इफेक्टिव बन जाएगा आर, मैं आर ही लिखता हूँ गैल्वेनोमीटर को, और स्मॉल आर हो गया शंट। ठीक है, इस तरह से अपान कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखो हम अगर कंडीशन लगाते हैं कि कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये किसके बराबर बन जाएगा, आर के बराबर। तो इधर से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा आर स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, कैपिटल आर कैंसिल। तो जो शंट हमने स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है वही एक एमीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब एमीटर जो है वो क्या है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस है। और एक और बात याद रखना कि एक आइडल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। क्लियर होगी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, states Lenz law and show that it does not violate the law of conservation of energy। देखो भाई लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो पोलैरिटी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो इस तरीके से होती है कि जो टेंड करती है, जो भी करंट प्रोड्यूस हो रही है वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को जो उस दौरान प्रोड्यूस हो रहा है। चलो इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखो कि इस फिगर में ध्यान से देखना कि हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये एक कॉइल है। जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करता हूँ तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो लेंस लॉ ये बोलता है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि अगर मैं बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ले रहा हूँ तो जो कॉइल है इस कॉइल का ये वाला फेस भी किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह, है ना। अगर नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब जिसमें करंट इंड्यूस हुआ वो कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब अगर इसी बार मैग्नेट को मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है, मतलब दूर लेके जाता हूँ कॉइल से, तो इसी कॉइल में जो करंट है वो कैसे बन जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये पोल किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि लेंस लॉ क्या बोलता है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू
प्रोड्यूस ए करंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, तो अब देखो इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट को मूव करने के लिए हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कहीं भी लूज या गेन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, है ना। तो इधर क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं लेंस लॉ जो है वो ओबे करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसलिए यही एक्सप्लेनेशन आप इसमें दे दोगे जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाई, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, a capacitor of 1 microfarad is connected to a source of AC having EMF given by equation E equal to 200 cos 1 by 2 omega t. Find the root mean square value of the current through the capacitor। ठीक है, अब देखो हमारे पास, अगर हम ध्यान दें इधर, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ। और आपको पता है कि जो आइडियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ई नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो हो गया 200 वोल्ट, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 120 पाई रेडियंस पर सेकेंड। कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हमें दे रखी है जो होगी 1 माइक्रोफैरड, और इसको हम फैरड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर के अलॉन्ग है, तो वो हमने पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, ओमेगा सी के बराबर। तो देखो जो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो बन जाएगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हम एक्स सी की वैल्यू इधर डाल दें तो आई नॉट की वैल्यू बन जाएगी ई नॉट ओमेगा सी। देखो ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ये तीनों वैल्यू को सब्सिट्यूट करके हम क्या निकाल देंगे, आई नॉट। आई नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है पीक वैल्यू को √2 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आपकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर ए मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, तो मटेरियल पार्टिकल्स के लिए जो है वो आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन डिराइव करना है। तो देखो डी ब्रॉगली ने बोला था कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, तो उसी वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। तो उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के जो एक्सप्रेशन है उसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो ई होता है वो होता है एच न्यू के बराबर। ठीक है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वायर के। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो वी होता है वो लैम्डा इंटू न्यू होता है, और इधर से हम ये बोल सकते हैं कि न्यू जो होगा वो किसके बराबर हो गया, मतलब वी को हम बोल सकते हैं स्पीड, है ना, सी से डिनोट कर सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो न्यू की जगह पे हमने सी बाई लैम्डा लिखा, सी स्क्वायर का और सी कैंसिल हो गया, एम सी की वैल्यू बन गई एच बाई लैम्डा, लैम्डा बन गया एच बाई एम सी, एम सी को हम बोलते हैं मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यही हमारे पास इक्वेशन डिराइव होगी। क्लियर होगी इतनी सी बात, क्लियर होगी इतनी सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of Bohr atomic model, find an expression for radius of nth orbit of a hydrogen atom। तो देखो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप सबको आता ही होगा, ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा इसको। देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हमने अगर लिख दिया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने इधर कैलकुलेट कर ली, ये दोनों इक्वल हैं, तो इधर से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोर मॉडल के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई होता है। तो इधर से हम v की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, और वो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं करेंगे, जो v की वैल्यू है इसको हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आर एन के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप देख लीजिए मैंने पूरा इधर एक्सप्लेन लिख रखा है हर एक स्टेप, फिर भी कोई डाउट रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, एक बार डिराइव करवा दूंगा, है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का इस समय पे टाइम वेस्ट हो, जो सिंपल चीजें हैं वो मैं आपको डायरेक्ट इधर से बता रहा हूँ। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात,
ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो आपका है एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिस करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जो आपके इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में आते हैं ना, जैसे हमारे पास सिलिकॉन हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी अब इसका डेफिनेशन जो है वो एनर्जी बैंड थ्योरी से बनता है, मैं इतना नहीं जाऊंगा। अब सिंपल से में याद रखना कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसे पूरा सिलिकॉन प्योर, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। और जब हम इसी सिलिकॉन के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, इसी सिलिकॉन के अंदर क्या कर लेंगे, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब देखो, जो इम्प्योरिटी ऐड करने का फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी हमने ऐड करी उसको बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, अब देखो, जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं वो दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है। एक होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और एक होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ऐसा एटम ऐड कर देना जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ट्राइवेलेंट एक ऐसा एटम, ऐसा मटेरियल ऐड करना जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम जो है वो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पी टाइप। अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर के आधे पोर्शन में पी टाइप और आधे पोर्शन को एन टाइप बना दें, तो वो जो जंक्शन डायोड बनता है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो उसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एन। ठीक है, तो अगर मैं, याद रखना कि ये पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो इस बाइजिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिस। अगर उल्टा कर दूं, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिस। तो सबसे पहले अगर हम फॉरवर्ड बाइसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, याद रखना कि अगर हम ग्राफ प्लॉटिंग कर दे इस तरह से, ये हमारे पास करंट आ गई मिली एम्पियर में और ये पोटेंशियल आ गया। तो जब हम पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये बीच में डिप्लीशन रीजन बनेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जैसे ही डिप्लीशन ये टूटेगा तो अचानक से करंट फ्लो कर जाएगी। तो ये होती है वी आई करेक्टरिस्टिक। दोनों की पढ़ देना, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइसिस के बीच में। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने एक ओवरव्यू दे दिया पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन डी। तो सेक्शन डी के अंदर ये जो क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन जो है वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस आपको इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे लॉन्ग आंसर टाइप। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ इनको भी हमें सॉल्व करवा दो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, जैसे कि ऑप्टिक्स में से ये क्वेश्चन आ रखे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से ये क्वेश्चन आ रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारे आ रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये पूरे चारों जो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी, सभी आप लोगों को क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये सीरीज आपके लिए इफेक्टिव रहने वाली है तो आप बता दीजिए, एक दो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपको और सॉल्व करवा दूंगा। तो बाकी आपकी कोई सजेशन आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।